एक ऐसी डकैती की कल्पना करें जिसमें जिसमें हत्या भी हो, करोड़ों का सोना लूट लिया जाए और पुलिस के पास अपराधियों का कोई नाम निशान तक न हो। ऐसे मामले को सुलझाने की शुरुआत आखिर कहाँ से की जाएगी? यही यही तो किसी भी पुलिस टीम के लिए सबसे मुश्किल हालात होते हैं। इसे ब्लाइंड केस कहते हैं। ब्लाइंड केस। हाँ, मतलब एक ऐसा अंधेरा मामला जिसमें रोशनी की कोई किरण ही ना हो। सबसे बड़ा डर ये होता है कि कहीं ये कोई बाहरी गिरोह तो नहीं जो अपराध करके राज्य से ही निकल गया हो। अच्छा। इसलिए उनका पहला फोकस कोई भी लोकल कनेक्शन ढूंढने पर होता है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। और आज हम बेगूसराय के एक ऐसे ही चर्चित सोना लूट और हत्याकांड पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास इस मामले से जुड़ा अदालती फैसले का दस्तावेज है जो इस पूरी कहानी की परतें खोलता है। तो चलिए इस केस की गुत्थी को शुरू से सुलझाते हैं। हमारी आज की पड़ताल का मिशन ये समझना है कि कैसे पुलिस ने एक अज्ञात के खिलाफ दर्ज मामले की तह तक पहुंचकर अपराधियों को पकड़ा और अदालत ने इस भयानक अपराध के लिए उन्हें क्या सजा सुनाई। ठीक है। तो कहानी शुरू होती है 12 नवंबर 2019 की सुबह से। समय था सुबह के लगभग 7 बजे। काफी सुबह का वक्त था। हाँ, संतोष कुमार नाम के एक व्यापारी अपने 2 साथियों प्रिंस सोनी और अभय कुमार के साथ हावड़ा से सोना खरीदकर काठगोदाम बाग एक्सप्रेस ट्रेन से बरौनी स्टेशन पर उतरते हैं। और उनके पास 3 भारी बैग थे और इन बैग्स में कोई मामूली सामान नहीं बल्कि करोड़ों का सोना था। बिल्कुल। वो लोग स्टेशन से बाहर निकलकर अपनी क्रेटा गाड़ी में बैठते हैं और अपने डेरे की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन राजबारा ढाला और ठकुरीचक चौक के बीच अचानक एक काले रंग की पल्सर बाइक उनकी गाड़ी के आगे आ जाती है। हाँ, और उन्हें रुकने पर मजबूर कर देती है। बाइक पर 2 लोग सवार थे। उन्होंने गाड़ी रुकवाई और इससे पहले कि गाड़ी में बैठे लोग कुछ समझ पाते, उन अपराधियों ने जो किया वो दहला देने वाला था। उन्होंने बिना कोई सवाल किए, बिना कोई चेतावनी दिए सीधा ड्राइवर दीपक कुमार को गोली मार दी। मौके पर ही मौत हो गई। हाँ, गोली लगते ही दीपक की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, अगर उनका मकसद सिर्फ सोना लूटना था तो उन्होंने आते ही ड्राइवर को गोली क्यों मार दी? ये अपराधियों के मनोविज्ञान को दिखाता है। अच्छा। उनका मकसद सिर्फ लूटना नहीं बल्कि आतंक फैलाना था। पहली गोली चलाकर उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। मतलब एक तरह से डर पैदा करना। हाँ बिल्कुल। इससे सामने वाले के मन में लड़ने या भागने का ख्याल ही खत्म हो जाता है। ये एक सोची समझी क्रूरता थी। उनकी वहशीपन यही नहीं रुका, उन्होंने प्रिंस सोनी पर भी गोली चलाई जो उनके पंजे में जा लगी। 70 लाख रुपए थी। और दूसरा बैग? दूसरे बैग में 2 किलो 600 ग्राम सोना, कीमत करीब 89 लाख रुपए। और तीसरे बैग में भी भारी मात्रा में सोने के जेवरात थे। कुल मिलाकर जैसा कि एफआईआर में दर्ज कराया गया, लगभग 3 करोड़ रुपए के सोने के जेवरात लूटकर अपराधी मौके से फरार हो गए। हाँ, हवा में गायब हो गए। और सबसे बड़ी चुनौती, मामला बरौनी के गढ़हरा थाने में 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया। पुलिस के पास सिर्फ पीड़ितों का बयान था और कुछ नहीं, और यहीं से पुलिस का असल इम्तिहान शुरू होता है। बिल्कुल। उन्होंने बहुत ही धैर्य और एक तरह से कहे तो तकनीकी ढंग से जांच शुरू की। उनका पहला कदम था बरौनी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच करना। ये किसी भी जांच का सबसे पहला और जरूरी हिस्सा होता है। मतलब कोई भी कदम उठाने से पहले पुलिस को कहानी के तथ्यों को स्थापित करना होता है कि क्या वो सच भी बोल रहे हैं या नहीं। हाँ। क्या वाकई संतोष कुमार और उनके साथी ट्रेन से उतरे थे? क्या उनके पास वाकई 3 बैग थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि कहानी में कोई झोल हो? और फुटेज में सच सामने आ गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ देखा कि पीड़ित अपने साथियों के साथ 3 बैग लेकर ट्रेन से नीचे उतरे थे। तो कहानी की पुष्टि हो गई। हाँ, पूरी तरह से। अब ये तय हो गया था कि अपराध हुआ है और पीड़ित सच बोल रहे हैं। ये पुष्टि पुलिस के लिए एक नींव बन गई। अब वे जानते थे कि वे एक वास्तविक अपराध की जांच कर रहे हैं। अब चुनौती थी उन हवा में गायब हो चुके अपराधियों का चेहरा खोजना। बिल्कुल। इसके बाद पुलिस ने जो किया वो दिखाता है कि इस तरह के केस को सुलझाने में कितनी मेहनत लगती है। उन्होंने सिर्फ एक स्टेशन का फुटेज नहीं देखा। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने बरौनी जंक्शन से लेकर नगर थाने के गाछी टोला तक, यानी अपराध के रास्ते पर पड़ने वाले लगभग 14 अलग अलग जगहों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। ये सुनने में आसान लगता है लेकिन ये बहुत ही थका देने वाला और बारीक काम है। हाँ, मतलब घंटों, शायद दिनों के फुटेज को सेकंड दर सेकंड देखना, हर आने जाने वाले पर नजर रखना, ये भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा है। बिल्कुल। पुलिस की टीमें दिन रात पीड़ित द्वारा बताए गए हुलिये,
पहनावे और रंग रूप के अपराधियों को उन फुटेज में खोजने में जुटी रहीं और इसी कड़ी मेहनत के बाद उन्हें अपनी पहली कड़ी मिली। हाँ, कई संदिग्धों से पूछताछ के बाद पुलिस को पहला नाम मिला, कंचन पासवान, जो नगर थाना के गाछी टोला का रहने वाला था। तो पुलिस को लगा होगा कि अब अपराधी पकड़ में आ जाएगा। हाँ, उन्हें लगा कि अब वे अपराधी के करीब पहुंच गए हैं। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आ गया। अच्छा, क्या हुआ? जब तक पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी शुरू करती, तब तक कंचन पासवान किसी दूसरे मामले में बेगूसराय के सीजीएम कोर्ट में सरेंडर करके जेल जा चुका था। अरे, मतलब पुलिस जिस अपराधी को ढूंढ रही थी वो पहले से ही उनकी पकड़ में था, बस उन्हें पता नहीं था। सही बात है। तो अपराधी मिल तो गया, लेकिन वो पहले से ही सलाखों के पीछे था, किसी और जुर्म में। अब पुलिस के लिए चुनौती थी कि उसे रिमांड पर लिया जाए। हाँ, ताकि इस सोना लूट कांड के बारे में पूछताछ की जा सके। पुलिस ने कंचन पासवान को रिमांड पर लेने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन इसी बीच एक और संदिग्ध से पूछताछ में एक दूसरा और भी महत्वपूर्ण नाम सामने आया। कौन? राजेश कुमार, जो मीरगंज का रहने वाला था। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये दिखाता है कि कैसे आपराधिक नेटवर्क काम करता है। एक कड़ी दूसरे से जुड़ती है। हाँ, एक छोटी मछली आपको बड़ी मछली तक ले जाती है। और राजेश कुमार की गिरफ्तारी इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। पुलिस ने राजेश कुमार को गिरफ्तार किया और पूछताछ में उसने इस पूरे कांड का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। अच्छा? उसने अपने कबूलनामे में साफ साफ बताया कि इस लूट और हत्या में उसके साथ कंचन पासवान, शिवम कुमार और आकाश कुमार शामिल थे। तो अब पुलिस के पास सिर्फ शक नहीं बल्कि 3 और नाम थे। और सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि एक अपराधी का कबूलनामा भी था, जो अदालत में एक मजबूत सबूत बनता है। बिल्कुल। और फिर तो एक के बाद एक गिरफ्तारियां हुई और ऐसे खुलासे हुए जिनके लिए शायद पुलिस भी तैयार नहीं थी। जैसे कि राजेश के बयान पर पुलिस ने शिवम कुमार को गिरफ्तार किया। शिवम से जब सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने न सिर्फ अपना जुर्म कबूला बल्कि लूटे हुए सोने का पता भी बता दिया। और ये बरामदगी भी कम नाटकीय नहीं थी। बिल्कुल नहीं। शिवम के कहने पर पुलिस ने जमीन में गाड़ कर रखा गया 3 किलो सोना बरामद किया। 3 किलो? हाँ, अब पुलिस के हाथ में अपराधी भी थे और सबूत भी। उन्हें लगा होगा कि केस लगभग सुलझ गया है। बिल्कुल, उस वक्त तो यही लगा होगा। लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ तो अभी बाकी था। ये 3 किलो सोना तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद 28 नवंबर 2019 को पुलिस ने कंचन पासवान को जेल से पुलिस रिमांड पर लिया। और उसने भी जुर्म कबूल कर लिया। हाँ, कंचन ने भी पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसने बताया कि बाकी का सोना आकाश कुमार के पास है। तो अब पुलिस का अगला निशाना था आकाश कुमार। बिल्कुल। और जब पुलिस ने आकाश से मिली जानकारी के आधार पर छापेमारी की तो उनके भी होश उड़ गए। पुलिस ने राजीव महतो नाम के एक व्यक्ति के घर के ग्राउंड फ्लोर पर छापा मारा और वहां से 11 किलो 411 ग्राम सोना बरामद किया। एक मिनट 11 किलो? एफआईआर तो सिर्फ 6 किलो के आसपास की लिखवाई गई थी। हाँ, ये 3 किलो शिवम से मिला और 11 किलो यहाँ से, मतलब कुल 14 किलो से भी ज्यादा सोना। ये बाकी का 8 किलो सोना कहाँ से आ गया? यही सवाल सबके दिमाग में था। केस वही था, लेकिन इस बरामदगी ने केस में एक नया और बहुत बड़ा रहस्य पैदा कर दिया। मतलब? बरामद सोने की मात्रा रिपोर्ट की गई मात्रा से दोगुनी से भी ज्यादा थी। हमारा स्रोत यानी अदालती दस्तावेज इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? ये साफ इशारा करता है कि या तो अपराध रिपोर्ट किए गए अपराध से कहीं ज्यादा बड़ा था, या फिर उस सोने का स्रोत कुछ और था जिसके बारे में कभी खुलासा नहीं किया गया। ये तो वाकई में चौंकाने वाला है। खैर, सिर्फ सोना ही नहीं मिला, पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल हुए हथियार भी बरामद किए। हाँ, शिवम के बयान पर टमाटर के खेत में छुपाकर रखा एक देसी पिस्तौल और 3 जिंदा गोलियां मिली। और आकाश के बताने पर एक देसी कट्टा और 9 जिंदा गोलियां भी बरामद हुईं। इस तरह पुलिस ने एक ब्लाइंड केस को न सिर्फ सुलझाया बल्कि लूटा हुआ माल और हथियार सब कुछ बरामद कर लिया। तो अपराधी पकड़े गए, सोना बरामद हो गया, कबूलनामे मिल गए। पुलिस का काम यहाँ खत्म होता है और अदालत का शुरू। बिल्कुल। अब देखते हैं कि अदालत ने इस बर्बर अपराध का हिसाब कैसे किया। मामला जिला एवं सत्र न्यायाधीश 11 श्री मनोज कुमार पंचम की अदालत में पहुंचा। और अभियोजन पक्ष यानी सरकारी वकील की तरफ से कुल 10 गवाहों की गवाही कराई गई, जिसने केस को बहुत मजबूत बना दिया। सुनवाई के बाद अदालत ने चारों आरोपियों आकाश कुमार, कंचन पासवान, शिवम कुमार और राजेश कुमार को दोषी करार दिया। सजा क्या हुई? अदालत ने चारों को
हत्या यानी आईपीसी धारा 30234 और आपराधिक साजिश धारा 120 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उन पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। लेकिन सजा सिर्फ हत्या तक सीमित नहीं थी। अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए कई और धाराओं में भी सजा सुनाई। इतनी सारी धाराएं एक साथ क्यों? क्या सिर्फ हत्या के लिए आजीवन कारावास काफी नहीं था? अदालत यहाँ एक बहुत साफ संदेश दे रही है। वो कह रही है कि ये सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि अपराधों की एक पूरी श्रृंखला थी। अच्छा। ड्राइवर दीपक कुमार की हत्या एक जुर्म है, प्रिंस सोनी पर गोली चलाकर उसकी हत्या की कोशिश करना दूसरा जुर्म है, सोना लूटना तीसरा और गैर कानूनी हथियार रखना चौथा जुर्म है। मतलब हर गलत काम का अलग हिसाब? बिल्कुल। अदालत हर जुर्म के लिए अलग अलग जवाबदेही तय कर रही है, ताकि कोई ये ना कह सके कि सबसे बड़े जुर्म की सजा में छोटे जुर्म छिप गए। तो बाकी सजाएं क्या थी? प्रिंस सोनी को गोली मारने के लिए यानी हत्या के प्रयास के लिए धारा 307-34 में 7 साल की कैद और 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। ये सजा भी चारों को मिली। हाँ। इसके अलावा दो मुख्य अपराधी आकाश कुमार और शिवम कुमार, उन्हें लूट के लिए आईपीसी की अलग अलग धाराओं का तहत 7-7 साल की सजा और 20,000 का जुर्माना लगाया गया। और हथियारों के लिए भी? हाँ, अवैध हथियार रखने के लिए आर्म्स एक्ट के तहत भी उन्हें 5 साल की कैद और 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। ये एक बहुत ही व्यापक फैसला था, जो समाज में एक बहुत सख्त संदेश भेजता है। सख्त। बिल्कुल। तो ये थी एक ब्लाइंड केस को सुलझाने और उसे अंजाम तक पहुंचाने की कहानी। एक ऐसी जांच जिसमें सीसीटीवी फुटेज और सटीक पुलिसिंग ने उन अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जिनका कोई नामो निशान तक नहीं था। ये केस पुलिस की लगन और आधुनिक जांच तकनीकों की सफलता का एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने एक धुंधले से धागे से शुरू करके पूरा जाल बुन लिया। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर कहानी के अंत में कुछ सवाल बाकी रह जाते हैं। हाँ, अदालत का फैसला आ चुका है और अपराधी अपनी सजा काट रहे हैं, लेकिन एक सवाल शायद हमेशा बना रहेगा। वो अतिरिक्त 8 किलो सोना। बिल्कुल। वो अतिरिक्त 8 किलो सोना आखिर कहाँ से आया? क्या ये किसी और अपराध से जुड़ा था जिसकी रिपोर्ट ही नहीं हुई? या फिर ये उसी व्यापार का हिस्सा था जिसके बारे में कभी पूरी जानकारी सामने नहीं लाई गई? सही कहा। ये इस मामले का वो पहलू है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कभी-कभी जो कहानी खत्म हो जाती है, उसके भी कुछ पन्ने अनकहे रह जाते। उसमें चारों मुद्दालय को 302 में आजीवन एवं 25,000 रुपया जुर्माना, 307/34 में 7 साल की सजा और 20,000 रुपया जुर्माना, सेक्शन 392/34 में 7 साल की सजा और 20,000 जुर्माना। उसके बाद 394/34 में भी 7 साल की सजा है और 20,000 जुर्माना है। 397 में 7 साल की सिर्फ सजा है। 411 में 3 साल की सजा और 20,000 जुर्माना है। और 120B में सबका फिर आजीवन है। 27 आर्म्स एक्ट में 5 साल की सजा और 5,000 जुर्माना। इसमें जो है सेक्शन 394, 397, 411 और 27 आर्म्स सिर्फ आकाश कुमार और शिवम कुमार के खिलाफ हुआ है। इसमें कौन कौन मुद्दाले को सजा सुनाया गया? कुल 4 मुद्दालय राजेश कुमार, शिवम कुमार और कंचन पासवान और आकाश कुमार, शिवम कुमार, राजेश कुमार और कंचन पासवान को सजा सुनाया गया है। इसमें कितने गवाही आपने कराई? कुल 10 गवाह की गवाही हुई थी।